हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1. Explain with reference to the context any four of the following passages in about 150 words each. A. Three happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? B. O Lao, alas, that love could not assuage the burden of thy human heritage, or save thee from the swift decrees of death. C. It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame, it is I who lie dying with a rattle in my throat. D. The golden light came down into my feet, my earth is now thy playfield and thy seat. A. Really what keeps us apart at the end of year is unshared childhood. You cannot, for instance, meet my father. F. Life only is, or death is life disguised, life a short death until by life we are surprised. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हर पैसेज का पोएट और पोयम आइडेंटिफाई करना है, उसका मीनिंग समझाना है, और थीम और इमोशन पे बात करनी है। हर लाइन इंडियन इंग्लिश पोएट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे स्पिरिचुअलिटी, आइडेंटिटी, लव और फिलॉसफी को दिखाती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पोएट्री के समझ और इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होते हैं। इंडियन इंग्लिश पोएट्री में पोएट्स ने अपने जज्बात, राष्ट्रीय भावना और आत्मबोध को पोएटिक फॉर्म में दिखाया है। इस आंसर में हम 4 इंपॉर्टेंट पैसेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनके पोएट्स, मीनिंग और इमोशंस के साथ। मेन बॉडी। 1. 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्केंड रूम। व्हाट डू दे गेज ऑन विथ वाइड ओपन आइज? कॉन्टेक्स्ट एंड पोएट। यह लाइन सरोजिनी नायडू की पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। एक्सप्लेनेशन। 3 हैप्पी चिल्ड्रन उन इंडियन सोल्जर्स का प्रतीक है जो यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लड़ रहे थे। डार्केंड रूम दुख और मौत का प्रतीक है। थीम। पोएम भारत माता के जज्बात दिखाती है, गर्व भी है, दुख भी। इंटरप्रिटेशन। नायडू ने पोएटिक स्टाइल में इंडिया को एक मां के रूप में दिखाया है जो अपने बेटे खोने के बाद भी गर्व महसूस करती है। 2. O Lao, alas, that love could not assuage the burden of thy human heritage, or save thee from the swift decrees of death. Context and poet. यह लाइन श्री अरबिंदो की पोएम लव एंड डेथ से है। एक्सप्लेनेशन। पोएट कह रहा है कि प्यार चाहे कितना भी पवित्र हो, इंसानी जिंदगी में मौत और दुख से कोई नहीं बच सकता। थीम। पोएम में लव और डेथ के फिलोसॉफिकल रिलेशन को दिखाया गया है। इंटरप्रिटेशन। अरबिंदो कहते हैं कि डिवाइन लव अमर है, लेकिन इंसानी लव मौत से बंधा हुआ है। थीम। इट इज आई हु लाफ, इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, इट इज आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट। कॉन्टेक्स्ट एंड पोएट। यह लाइन्स कमला दास की पोएम एन इंट्रोडक्शन से ली गई है। एक्सप्लेनेशन। पोएट अपनी फीमेल आइडेंटिटी और इमोशंस के साथ एक बोल्ड एक्सप्रेशन कर रही है। थीम। पोएम फेमिनिज्म, सेल्फ एक्सप्रेशन और विमेन्स आइडेंटिटी के बारे में है। इंटरप्रिटेशन। कमला दास सोसाइटी के रूल्स तोड़कर एक मॉडर्न इंडियन वुमन की आवाज बनकर बोलती है। 4. Really what keeps us apart at the end of year is unshared childhood. You cannot, for instance, meet my father. Context and poet. यह लाइन्स निसम अजीकियल की पोएम बैकग्राउंड कैजुअली से है। एक्सप्लेनेशन। पोएट बताता है कि कल्चरल और इमोशनल डिस्टेंस लोगों के बीच एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है। थीम। अनशेयर्ड चाइल्डहुड अलग कल्चरल रूट्स और बिलोंगिंगनेस का प्रतीक है। इंटरप्रिटेशन। अजीकियल अपने आउटसाइडर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूमन कनेक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इन चारों पोएम्स में अलग थीम्स हैं, देशभक्ति, स्पिरिचुअलिटी, फेमिनिज्म और एलियनेशन, पर सब एक कॉमन थ्रेड शेयर करते हैं, इंडियन एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल इमोशन में बदलना। कंक्लूजन। हर पैसेज इंडियन इंग्लिश पोएट्री के एक यूनिक एस्पेक्ट को दिखाता है, कहीं पेट्रियटिज्म, कहीं स्पिरिचुअलिटी, कहीं इंडिविजुअलिटी। ये पोएट्स अपने जज्बात और सोच को इंग्लिश में लिखकर इंडियन आइडेंटिटी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले आए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question.
Question 2. Discuss the solutions Mulk Raj Anand offers for the eradication of untouchability. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मुल्क राज आनंद ने अपने नोवेल्स स्पेशली अनटचेबल और द रोड में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के क्या सॉल्यूशंस दिए हैं। हमें उनके सोशल मैसेज, गांधीयन सोच और उनके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुल्क राज आनंद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक पायनियर राइटर थे, जिन्होंने अपनी कहानियों के जरिए समाज के अप्रेस्ड लोगों की आवाज उठाई। उनका फोकस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जहां अनटचेबल्स को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता था। अनटचेबल 1935 और द रोड 1961 जैसे नोवेल्स में आनंद ने कास्ट बेस्ड भेदभाव को एक्सपोज किया और उसके सॉल्यूशन बताए। उनके अकॉर्डिंग इंसानियत, एजुकेशन और गांधीयन वैल्यूज ही इस सोशल इविल को मिटा सकती है। मेन बॉडी। 1. कास्ट सिस्टम की बुराइयों को समाज के सामने लाना। आनंद का पहला स्टेप था समाज को सच दिखाना। उन्होंने अपने नोवेल्स में अनटचेबल्स की जिंदगी का सच लिखा। अनटचेबल का हीरो बखा एक सिंबल है हर अप्रेस्ड इंसान का, जिसे हर दिन अपमान और पैन का सामना करना पड़ता है। इस रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल से आनंद ने अपर कास्ट रीडर्स को सोचने पर मजबूर किया, ताकि उनके अंदर एम्पैथी और गिल्ट का एहसास हो। आनंद का मानना था कि अवेयरनेस हाई पहला कदम है रिफॉर्म का। 2. ह्यूमनिज्म और मोरल रिफॉर्म। आनंद का ह्यूमनिज्म उनका सबसे बड़ा वेपन था। उनके हिसाब से हर इंसान इज्जत और रिस्पेक्ट के लायक है, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी तभी खत्म हो सकती है जब लोग अपने दिल से बदलेंगे। अनटचेबल में बखा जब गांधी जी का स्पीच सुनता है तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आनंद इसी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर भरोसा रखते थे। लिटरेचर के जरिए वो सोसाइटी के मोरल कॉन्शियंस को जगाना चाहते थे। 3. एजुकेशन और समानता का महत्व। आनंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन ही कास्ट सिस्टम तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। बखा का सपना स्कूल जाने का उन सबके लिए एक होप बन जाता है जिनके पास मौका नहीं है। आनंद चाहते थे कि हर बच्चे को बराबर का एजुकेशन मिले, ताकि इग्नोरेंस खत्म हो। एजुकेशन के जरिए वो एक रैशनल और जस्ट सोसाइटी देखते थे जहां कास्ट की जगह कॉम्पिटेंस हो। 4. गांधीयन सोच और सामाजिक सुधार। आनंद पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था। गांधी जी के आइडियल्स, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी और ट्रूथ उनके नोवेल्स में क्लियरली दिखते हैं। अनटचेबल में गांधी जी का स्पीच टर्निंग पॉइंट होता है, जहां वो अनटचेबिलिटी को सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोलते हैं। आनंद कहते हैं कि अपर कास्ट्स को सेल्फ प्योरिफिकेशन करनी चाहिए और हरिजन की सेवा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को भी जरूरी बताया ताकि प्रैक्टिकल चेंज आ सके। 5. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉडर्न प्रोग्रेस। आनंद सिर्फ अपर कास्ट्स को ब्लेम नहीं करते, वो कहते हैं हर इंसान की जिम्मेदारी है सोसाइटी बदलने की। नॉवल के एंड में जब लैट्रिन क्लीनिंग मशीन का जिक्र आता है तो वो एक सिंबॉलिक सॉल्यूशन है, डिग्निटी के साथ जीने का हक। आनंद का विजन था एक नया भारत जहां साइंस, एजुकेशन और एम्पैथी मिलकर कास्ट को मिटा दें। कंक्लूजन। मुल्क राज आनंद ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक इमोशनल और रियलिस्टिक फाइट दिखाए। उन्होंने इंसानियत, एजुकेशन और गांधीयन आइडियल्स को अपने सॉल्यूशंस के कोर में रखा। उनका सपना था एक समाज जहां हर इंसान की इज्जत हो और जहां कास्ट एक बेकार कॉन्सेप्ट बन जाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Critically evaluate the structure of Clear Light of Day. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अनीता देसाई के नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे के स्ट्रक्चर को समझाना है, मतलब कहानी कैसे लिखी गई है, टाइम और मेमोरी का उस कैसे हुआ है, और ये स्ट्रक्चर किस तरह से नोवेल के थीम्स जैसे फैमिली, फॉरगिवनेस और सेल्फ रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है। फोकस स्टोरी पर नहीं, बल्कि उसके प्रेजेंटेशन पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे एक ऐसा नोवेल है जो अपनी साइकोलॉजिकल डेप्थ और पोएटिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। इस नोवेल का स्ट्रक्चर सीधा लिनियर नहीं है, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच बार बार मूव करता है। यह स्टाइल बताता है कि हमारी जिंदगी भी मेमोरी और इमोशंस के चक्कर में घूमती रहती है। देसाई ने स्ट्रक्चर को ही एक थीम का पार्ट बना दिया है, जहां टाइम और रिमेम्बरेंस मिलकर कैरेक्टर्स के अंदर के वर्ल्ड को दिखाते हैं। मेन बॉडी। 1. नॉनलिनियर और सर्कुलर स्ट्रक्चर। नॉवल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को दिखाते हैं, प्रेजेंट, रीसेंट पास्ट, चाइल्डहुड और फिर से प्रेजेंट।
कहानी सर्कुलर है, शुरुआत और एंड दोनों सेम घर, सेम लोगों से होती है। यह सर्कुलर फॉर्म बताता है कि टाइम एक कंटिन्यूअस साइकिल है जहां हर मोमेंट दूसरे से कनेक्टेड है। भीम और राजा के बीच जो इमोशनल डिस्टेंस है वो एंड तक रिजॉल्व होता है, एक पूरा इमोशनल सर्कल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल, नॉवल स्टार्ट होती है भीम के गुस्से से और एंड होता है उसके फॉरगिवनेस से। स्ट्रक्चर यहाँ हीलिंग को सिंबलाइज करता है। 2. टाइम और मेमोरी का रोल। क्लियर लाइट ऑफ डे में टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है। मेमोरी यहाँ एक ब्रिज का काम करती है जो रीडर्स को बताती है कि आज के कॉन्फ्लिक्ट्स की रूट्स कहाँ है। कैरेक्टर्स अपने बचपन की यादों में जीते हैं जहां से उनकी सोच और बिहेवियर शेप होता है। भीम के लिए ये मेमोरीज दर्द भी है और समझ भी, वही उसके हीलिंग का सोर्स भी बनती है। देसाई ने टाइम को एक कैरेक्टर की तरह उस किया है जो कहानी को डायरेक्शन देता है और इमोशंस को डेप्थ। 3. साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। नॉवल का स्ट्रक्चर भीम के इनर जर्नी को दिखाता है। टाइम का फ्रैगमेंटेशन दास फैमिली के फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स का रिफ्लेक्शन है। हर सेक्शन में उनके इमोशनल वुंड्स और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं। ओल्ड दिल्ली का पुराना घर एक सिंबल है डिके और स्टैग्नेशन का, लेकिन एंड में लाइट का मतलब है रिन्यूअल। स्ट्रक्चर यहाँ एक साइकोलॉजिकल मिरर है जिसमें कैरेक्टर्स अपना पास्ट देखकर अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। 4. थीम्स और स्ट्रक्चर का कनेक्शन। स्ट्रक्चर और थीम दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हुए हैं। पास्ट से प्रेजेंट तक का ट्रैवल फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस बन जाता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के रेफरेंसेस पर्सनल कहानियों के साथ जुड़ते हैं। देसाई ये दिखाती है कि चाहे वक्त बदल जाए, फैमिली और रिलेशनशिप्स का कनेक्शन अटर्नल होता है। कंक्लूजन। क्लियर लाइट ऑफ डे का स्ट्रक्चर सिंपल स्टोरी टेलिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। अनीता देसाई ने सर्कुलर और मेमोरी बेस्ड स्ट्रक्चर के जरिए बताया है कि जिंदगी समय के साथ बदलती है, लेकिन दिल के रिश्तों का सर्कल हमेशा पूरा होता है। नॉवल का एंड फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग का मैसेज देता है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Do you prefer stories that are open-ended or those stories which offer clear resolutions? Answer with reference to the stories you have read in this course. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें कौन सी टाइप की स्टोरीज पसंद है, जो क्लियरली खत्म होती है या जो ओपन एंडेड रहती है। साथ ही एग्जाम्पल्स देने हैं इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज से, जैसे आर.के. नारायण, अनीता देसाई, मुल्क राज आनंद या रस्किन बॉन्डर के काम से। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टोरीज के एंडिंग्स 2 तरह की होती है, कुछ क्लियरली खत्म हो जाती है और कुछ रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है। ओपन एंडेड स्टोरीज इमेजिनेशन के लिए जगह छोड़ती है, जबकि क्लियर रेजोल्यूशन वाली स्टोरीज क्लोजर देती है। इंडियन इंग्लिश राइटर्स दोनों स्टाइल्स यूज करते हैं ताकि लाइफ के डिफरेंट रियलिटीज दिखाए जा सकें। यहाँ हम दोनों टाइप्स को समझेंगे और अपनी प्रेफरेंस बताएंगे। मेन बॉडी। 1. कहानियों के एंडिंग्स को समझना। क्लियर रेजोल्यूशन वाली स्टोरी में सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है और रीडर को एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है। ओपन एंडेड स्टोरी में एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, ऑथर कुछ बातें रीडर्स के इमेजिनेशन पर छोड़ देता है। मॉडर्न इंडियन राइटर्स ओपन एंडिंग्स यूज करते हैं क्योंकि रियल लाइफ भी कभी कभी अनआंसर्ड रहती है। एग्जाम्पल, अनीता देसाई की अ डिवोटेड सन में एंड होने के बाद भी फादर सोन के बीच एक इमोशनल टेंशन रहता है, स्टोरी खत्म होते हुए भी खत्म नहीं होती। 2. स्टोरीज जिनके एंड क्लियर होते हैं। आर.के. नारायण जैसे राइटर्स सिंपल और सैटिस्फाइंग एंडिंग्स लिखते हैं। द मिसिंग मेल में स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है जब पोस्टमैन फाइनली लेटर डिलीवर करता है। ऐसी स्टोरीज ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल फॉलो करती हैं, जहां मोरल या मैसेज क्लियर होता है। रीडर को क्लैरिटी और पीस मिलती है और एक लाइफ लेसन भी मिलता है। यह स्टोरी सिंपल लगती है, लेकिन इनमें एक सोशल और एथिकल डेप्थ होती है। 3. स्टोरीज जिनके एंड ओपन एंडेड होते हैं। मॉडर्न राइटर्स जैसे अनीता देसाई और रस्किन बॉन्ड ओपन एंडिंग्स पसंद करते हैं। देसाई की स्टडीज इन द पार्क में कैरेक्टर अपनी लाइफ के आंसर्स नहीं ढूंढ पाता, रीडर को सोचना पड़ता है। बॉन्ड की द नाइट ट्रेन एट देओली में नरेटर अस लड़की से कभी नहीं मिलता और स्टोरी इमोशनल नोट पर खत्म होती है। ऐसे एंड्स रीडर के दिल और दिमाग दोनों को टच करते हैं।
ओपन एंडिंग्स जिंदगी की रियलिटी दिखाते हैं, हर कहानी का हैप्पी या क्लियर एंड जरूरी नहीं होता। 4. मेरी प्रेफरेंस और क्रिटिकल व्यू। मुझे पर्सनली ओपन एंडेड स्टोरीज ज्यादा पसंद है क्योंकि ये सोचने का मौका देती है। रीडर अपना इमेजिनेशन यूज करता है। यह पोस्ट मॉडर्न स्टाइल के साथ मैच करती है, जहां एम्बिग्युइटी एक ब्यूटी होती है। देसाई और बॉन्ड की स्टोरीज दिल में रह जाती है क्योंकि उनका एंड खुला होता है। फिर भी क्लियर एंडिंग्स का अपना चर्म है, स्पेशली जब ऑथर एक स्ट्रांग मॉरल मैसेज देना चाहता है, जैसे नारायण करता है। दोनों स्टाइल्स अपनी जगह मीनिंगफुल है और इनका कॉम्बिनेशन इंडियन फिक्शन को और रिच बनाता है। कंक्लूजन। ओपन एंडेड और क्लियर एंडेड स्टोरीज दोनों के अपने फायदे हैं। क्लियर एंडिंग वाली कहानी क्लोजर और सेटिस्फैक्शन देती है, जबकि ओपन एंडेड कहानी ज्यादा रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग होती है। मुझे ओपन एंडेड स्टोरीज इसलिए पसंद है क्योंकि ये लाइफ के कम्प्लेक्सिटीज को सच्चा दिखाती है और रीडर को कहानी का हिस्सा बना देती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।